रविवार को चंडीगढ़ एंड हरियाणा जर्नलिस्ट यूनियन द्वारा मीडिया के समक्ष चुनौतियों बारे राज्य स्तरीय अधिवेशन सम्मान एवं संगोष्ठी समारोह का आयोजन किया गया। संगोष्ठी समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शिरकत की। वहीं राज्यसभा सांसद कार्तिकेय ने इस संगोष्ठी की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला व सांसद कार्तिकेय शर्मा ने हरियाणा से निरंतर प्रकाशित हो रहे लगातार अखबारों के संपादकों को सम्मानित किया। संगोष्ठी में हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक रमेश विनायक, दैनिक ट्रिब्यून के संपादक नरेश कौशल, अजीत समूह के कार्यकारी संपादक सतनाम सिंह माणक ने पत्रकारिता के क्षेत्र में निरंतर आ रहे बदलावों और मीडिया के समक्ष चुनौतियों का व्यापक उल्लेख किया। IJU के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निवास रेड्डी, पूर्व अध्यक्ष SM सिन्हा, राष्ट्रीय महासचिव बलविंदर जम्मू, प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह बराड़, प्रदेश चेयरमैन बलवंत तक्षक, प्रदेश महासचिव सुरेंद्र गोयल ने भी पत्रकारिता के समक्ष चुनौतियों व बदलते माहौल पर अपने विचार प्रस्तुत किए। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि एक शब्दावली का इनपुट किसी भी व्यक्ति के जीवन में बदलाव ला सकता है। इस पर जरूर विचार करना चाहिए। सभी को मिलकर पत्रकारिता के एथिक्स को बनाए रखने का कार्य करना चाहिए, तभी सभी चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। वहीं दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सूचना, लोक संपर्क, भाषा विभाग भी पत्रकारों की सुविधाओं के लिए जिला स्तर पर मीडिया सेंटर खोलने का कार्य कर रहा है। इसलिए पत्रकारों को साफ ईमानदारी से आगे बढ़ने के लिए कार्य करते रहना चाहिए। उन्होंने यूनियन की मांग पर जल्द ही कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का लाभ देने और अपने ऐच्छिक कोष से 11 लाख रुपए एवं राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने यूनियन को पंचकुला में मीडिया सेंटर खोलने बारे कार्रवाई करने को कहा। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि पत्रकारिता व्यवसाय में माध्यम बदलते रहते हैं, लेकिन कभी खत्म होने वाला नहीं है, बल्कि इसमें सुनहरा भविष्य है। उन्होंने यूनियन की मांग पर रेलवे पास जारी करने और टोल टैक्स में छूट का लाभ देने बारे बातचीत करने का आश्वासन भी दिया। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, माननीय राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा जी, हम सबसे पहले तो पूरे हरियाणा के पत्रकारों की तरफ से, चंडीगढ़ के पत्रकारों की तरफ से आपका यहाँ इस राज्य स्तरीय सम्मेलन में आने पर स्वागत, अभिनंदन करते हैं और बहुत आपका आभार व्यक्त करते हैं। दुष्यंत जी, कार्तिक जी, ये जो चंडीगढ़ एंड हरियाणा जर्नलिस्ट यूनियन है, ये इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन से संबद्ध है और जो देश का सबसे बड़ा पत्रकार संगठन है, जिसके लगभग 2 दर्जन से ज्यादा राज्यों में संगठन है और 26,000 जिसके सदस्य हैं। और सबसे पहले मैं हरियाणा सरकार का, हरियाणा के मुख्यमंत्री का, उप मुख्यमंत्री जी का, पूरी कैबिनेट का, अधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारी लंबे समय से हम ही सिर्फ मांग कर रहे थे कि पत्रकारों की पेंशन, जो समान पेंशन, उसको बढ़ाया जाए और उसको बढ़ा के 10,000 से 15,000 करने का काम किया। साथियों, जिस दिन कैबिनेट की मीटिंग थी, उसी दिन सुबह विदेश से आए थे दुष्यंत जी और वो दिल्ली से चंडीगढ़ आए, आपके 2 मीटिंगों में चले गए। हमने इस कार्यक्रम का जो इन्विटेशन कार्ड था उनको देने के लिए जाना था। पहले हम ऑफिस में रहे, पता चला कि CM साहब के यहाँ मीटिंग है, वहां से वो कोठी चले गए। तो हमें उनके साथ बैठने का, बात करने का मौका मिला। तो हमने उनसे आग्रह किया, जी आज एजेंडा तो हमारा आ रहा है, लेकिन 10 से 11 करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो आप कृपा करके इसे 15 या 20,000 करवाने का काम करें, क्योंकि कैबिनेट में तो आज एजेंडा आना है। क्योंकि राजस्थान ने 15 कर दिया है, पंजाब ने 12.5 कर दिया, मध्य प्रदेश ने 20,000 की घोषणा की है और हम भी लगातार, क्योंकि 2017 में पेंशन शुरू हुई थी, 2023 तक उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी और हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इसे मजबूती से हमारा ये जो 15,000 करवाने का काम किया। जोरदार तालियों से साथियों उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। 15,000 का है, इसका हम धन्यवाद करते हैं। हमारी एक बड़ी मुख्य मांग थी, ये जो डिजिटल मीडिया के साथी थे, इनको किसी समारोह में नहीं जाने दिया जाता था, इनको विज्ञापन नहीं मिलते थे, इनको मान सम्मान नहीं मिलता था, इनको जो बाकी पत्रकारों वाली सुविधाएं नहीं मिलती थी। हम लगातार ये कह रहे थे कि सरकार, आज के दिन सच्चाई है
कि पहले प्रिंट मीडिया होता था, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, और अब सोशल मीडिया या जिसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कह दो, डिजिटल मीडिया कह दो, वेब मीडिया कह दो, वो आ गया। और इस समय की सच्चाई है, जितने भी अखबार हैं, जितने भी बड़े दूसरे ग्रुप हैं, सभी ने अपने अपने अखबारों ने भी दूसरे अपने सोशल मीडिया पे अपने प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं वेब मीडिया के, और वो लगातार पॉपुलर हो रहे हैं। चाहे वो सरसा से हो, चाहे गुड़गांव से हो, चाहे चंडीगढ़ से हो, चाहे जितने भी बड़े अखबार हैं, चाहे छोटे अखबार हैं, सबके हैं और बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। तो हमारी मांग थी कि उनको विज्ञापन दिया जाए ताकि वो मजबूती से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर सके, सर्वाइव कर सके और बेहतर काम कर सके। तो इन्होंने इस पॉलिसी को बनवाने का काम किया। इस पूरी हरियाणा सरकार का, विशेष तौर पे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी का, सारी कैबिनेट का हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, हम ये भी कहते हैं कि इन पत्रकारों को जो सोशल मीडिया के, डिजिटल मीडिया के, उनको सरकार बाकी पत्रकारों की तरह मान्यता भी प्रदान करे, और जो बाकी सुविधाएं बाकी पत्रकारों को मिलती है वो सारी सुविधाएं इन पत्रकारों को भी दी जाए। साथियों, जैसे पहले बलवंत जी ने बताया कि हमारी एक और मांग थी, काफी समय से चली आ रही है, और वो उसकी सरकार ने घोषणा भी कई बार की है कि हम जल्दी ही कर्मचारियों और अधिकारियों की तरह जो उन पे लागू होती है उसी तरह की मेडिकल सुविधा वाले कैशलेस कार्ड देंगे, हेल्थ कार्ड देंगे। तो अभी तक बन के मिले नहीं है। सरकार उस पर अनाउंस कर चुकी है, फाइल भी कई बार मूव हुई है, और अभी एक बता रहे हैं कि जल्दी होने वाली है। हमारा यही आग्रह है कि जल्दी वो हेल्थ वाले कार्ड करवाए जाए, इशू करवाए जाए, और उसमें सभी पत्रकार, चाहे वो मान्यता प्राप्त है चाहे गैर मान्यता प्राप्त है, सभी पत्रकारों को उसमें शामिल किया जाए ताकि सभी को वो सुविधाएं मिल सके। और साथियों, ये जो पेंशन वाली स्कीम है, इसमें भी हमने सरकार से आग्रह किया था कि इसमें मान्यता और गैर मान्यता वाले सभी पत्रकारों को, इसमें जो 60 साल से ऊपर हैं, उनको शामिल किया जाए। और ये जो पेंशन के लिए उम्र है 60 साल वाली, इसको भी कम किया जाए ताकि ज्यादा पत्रकार उससे लाभान्वित हो सके। साथियों, एक और हमारी मांग थी कि जैसे हमारे यहाँ पंजाब केसरी के पत्रकार सांगी जी थे, वो एक लाइलाज बीमारी कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन वो 60 साल पूरे नहीं करते थे। अगर 60 साल पूरे करते तो उनको भी पेंशन लग जाती है, उसके बाद उनकी वाइफ को भी मिल जाती, लेकिन इस कंडीशन पे वो रह गई कि वो 60 साल पूरे नहीं थे। हमारी एक ये मांग है कि अगर किसी की दुर्घटना में पत्रकार की मृत्यु हो जाती है, अगर किसी की लाइलाज बीमारी से हो जाती है, कैंसर से हो जाती है, किसी और बीमारी से हो जाती है, अगर वो 60 साल उम्र नहीं भी पूरी करता, तो भी सरकार उसको, जो पत्रकारों के लिए 15,000 पेंशन है, वो 15,000 पेंशन उसके परिवार को तुरंत जारी कर दी जाए, और लमसम 10 लाख रुपए उसके परिवार को तुरंत आर्थिक मदद कर दी जाए। साथियों, एक हमारी थी कि हरियाणा में जो जेजेपी का घोषणा पत्र था, उसमें भी एक वायदा था कि हम पत्रकारों को आवास के लिए ये एक लागू करेंगे, नीति लागू करेंगे, उनको आवास की योजनाओं का लाभ देंगे। तो हमारी मांग है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण या हाउसिंग बोर्ड की जो भी कॉलोनियां बनती हैं, उसमें कुछ निश्चित % पत्रकारों के लिए प्लाट रिजर्व कर दिए जाएं, ताकि उनके लिए पत्रकार अप्लाई करें और वो उनको पत्रकार मिल सके। और उसके अलावा हाउसिंग बोर्ड की के साथ साथ, हुडा के साथ साथ कोऑपरेटिव सोसाइटियां बना के पत्रकार अगर अपने फ्लैट अपने बनाना चाहते हैं तो पत्रकार मेंबर बन सके, और उनको जो मार्केट रेट या उसके हुडा के रेट पे नहीं, बल्कि जो डीसी का जो होता है उस रेट पे, जो है कलेक्टर रेट पे जमीन दी जाए, सस्ती से सस्ती, और उसका आधा ब्याज भी सरकार उठाए जो उसके बैंक के लोन का, ताकि पत्रकार अपना आवाज की जो जरूरतें हैं वो पूरी कर सके। साथियों, एक हमारा ये काफी समय से चली आ रही है कि जो टोल प्लाजा पे पत्रकारों को दिक्कत आती है, कि वो जो टोल फ्री किया जाए पत्रकारों की, जितने भी पत्रकार हैं उन सबको टोल प्लाजा पे फ्री किया जाए। साथियों, पत्रकारों की एक्रीडेशन में दिक्कत ये आती है कि कई अखबारों के संपादक या जो एडिटर है या मालिक है, वो उसके फार्म पे मोहर नहीं लगाते, लेटर नहीं बना के देते, तो वो हो नहीं पाता। हमारा सरकार से एक आग्रह था, जैसे पंजाब ने कर रखा है कि एक्रीडेशन के साथ साथ एक रिकॉग्निशन की कर रखी है कि वो डीपीआरओ को पावर दे दी जाए, उसके जिले में जिस पत्रकारों को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाता है, जिसको वो खबरें भेजता है, जिसको प्रोग्राम में अटेंड करवाने साथ लेके जाता है, जिसमें लगातार खबरें छपती हैं, अगर वो एडिटर ना भी मोहर लगाए तो एक्रीडेशन की बजाय उसे रिकॉग्निशन कार्ड जारी कर दिए जाए, और वो सारी सुविधाएं उन पत्रकारों को भी मिल जाए जो बाकियों को मिलती है, ताकि वो बार बार उसको ये परेशानी ना हो कि मेरा एक्रीडेशन नहीं हुआ। साथियों, इसके साथ ही जो किलोमीटर वाली स्कीम लगाई हुई है, 4000 किलोमीटर के पत्रकार की एक साल में जो ट्रैवलिंग की, आजकल तो वैसे ज्यादा पत्रकार करते नहीं, सबकी अपनी गाड़ी है, लेकिन अगर पत्रकार को करता है तो उसकी ये सीमा हटा दी जाए और उसको जितना भी वो सफर की जरूरत पड़े बस पे वो कर सके। साथियों, इसके साथ साथ एक और भी था जो कार्तिक जी भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। रेलवे में पत्रकारों के लिए 50% होता था, एक हमेशा से सुविधा चली आ रही थी,
कोरोना के टाइम में ये सुविधा एक बार टेम्परेरी तौर पे बंद कर दी गई थी, उसके बाद दोबारा ये सुविधा जारी नहीं हुई। पत्रकारों को जो पहले से मिल रही सुविधा थी वो सुविधा को फिर से जारी करवाया जाए, रेलवे में सहूलतें भी दी जाए। इसके साथ साथ साथियों, जो विभागीय कमेटी है जो पेंशन की जो लिए बनाई जाती है पत्रकारों को पेंशन देने के लिए, उसमें पत्रकार संगठनों के और पत्रकारों के प्रतिनिधि भी शामिल किए जाएं और एक एक्रीडेशन कमेटी भी बहाल की जाए, उसमें पत्रकार संगठनों के प्रतिनिधि शामिल किए जाएं। और इसके साथ साथ जो बाकी पत्रकारों की जो पिछली मांगे चली आ रही हैं उनको भी पत्रकारों की मांगे जल्दी से जल्दी स्वीकार की जाए। और यही हमारी कुछ मांगे हैं, कुछ हमने पहले भी मांग पत्र दिया है। मैं ये दोनों मांग पत्र देने के लिए मैं विश्वपाल राणा जी, के संधू जी, सुनील सचदेवा जी, बलदेव जी, राजेंद्र जी को और जो हमारे और एक दो साथी हैं उनसे मैं कहूँगा कि वो भी स्टेज पे आए, मांग पत्र हम इकट्ठे दे लें। पूरी करके वापस आया था तो मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं अपने परिवार का बिजनेस संभालता या मैं कोई एक ऐसा नया काम शुरू करता जिसके अंदर मैं अपनी नाम अपना पहचान स्थापित कर सकता था। और जब ये मौका मुझे मिला तो बहुत सी मुश्किलें दिक्कतें आईं, लेकिन मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। बहुत सारे सीनियर संपादकों के साथ काम करके, बहुत से जूनियर संपादकों के साथ काम करके, यहाँ पर मंच पे विराजमान और सभागार में बैठे लोगों के साथ, कईयों के साथ काम करने का मुझे सौभाग्य मिला। और आज लगभग 16-17 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर विभिन्न आयामों के साथ काम करते हुए, चाहे वो टेलीविज़न हो, प्रिंट हो, डिजिटल हो। तो एक अच्छा अनुभव रहा, एक बहुत ही अच्छा सीखने का मौका मिला और ऐसा सहयोग बना कि जिस इस रास्ते में, इस जर्नी में उन लोगों से मिलने का मौका मिला। और सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने एक ऐसा प्रोफेशन चुना है जर्नलिज्म का, जो कि शायद पैसे के मामले में आपको बहुत कुछ नहीं देता, शायद और मटेरियल चीज़ों में बहुत कुछ नहीं देता है, लेकिन जर्नलिस्ट वही बन सकता है जो दृढ़ निश्चय से, पैशन से अपना काम करना चाहता हो, एक लगन के साथ, एक आग के साथ काम करना चाहता हो। तो सबसे पहले तो आप सब यहाँ बैठे सीनियर जूनियर सभी बधाई के पात्र हैं कि आपने एक ऐसा सेल्फलेस प्रोफेशन चुना है जो कि सिर्फ मटेरियल चीज़ों की तरफ नहीं जाता है, पर समाज की सेवा, ह्यूमैनिटी की तरफ काम करता है। देखिए, मैं भाषण नहीं दूंगा, लेकिन मैं अपनी जर्नी के कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ साझा करूंगा और मुझे किस तरीके से यहाँ पर आज बोलने का मौका मिला है और अपनी बातें शेयर करने का मौका मिला है। देखिए, अगर हम देखें कि अखबार जब शुरुआत है लगभग 400 साल पहले, उसके शुरुआत से लेकर उसके बाद रेडियो आया, उसके बाद टेलीविज़न आया, उसके बाद डिजिटल मीडिया आया, उसके बाद सोशल मीडिया आया। हमने उसके कई एवोल्यूशन के अंदर कई पड़ाव देखे हैं, कई तरीके से उसको बदलते हुए देखा है। और मुझे लोग काफ़ी पूछते हैं इस बारे में कि क्या जर्नलिज्म का क्या फ्यूचर है, मीडिया का क्या फ्यूचर है, क्या होगा आगे जाकर फ्यूचर। तो मैं एक ही बात बोलता हूं कि जर्नलिज्म, मीडिया, चाहे माध्यम वही है, उसके अवतार बदलते रहते हैं, मानक वही हैं, उसके माध्यम बदलते रहते हैं। तो जो इमीडिएसी और अर्जेंसी ऑफ न्यूज़ है, उसका जो नेचर है वो उसको कभी बदलने नहीं देगा, ख़त्म नहीं होने देगा। तो जर्नलिज्म का किसी भी मैनिफेस्टेशन, चाहे वो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हो, चाहे वो प्रिंट जर्नलिस्ट हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट हो, चाहे वो टेलीविज़न के जर्नलिस्ट हो, ये जर्नलिज्म कभी ख़त्म नहीं होगा, उसके माध्यम बदलते जाएंगे, नए नए तरीके से वो इवॉल्व होता रहेगा। तो इमीडिएसी एंड अर्जेंसी ऑफ न्यूज़ इज नॉट रिप्लेसेबल, it can come in multiple manifestations, but the nature of the product is such that it cannot be replaced. इसलिए we have a very bright future, हमारा एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर है। और मैं मानता हूँ कि चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे जो भी आपदाएं आई, जो भी समस्याएं हमने पिछले कुछ सालों में देखने को मिली, उनसे एक ही चीज़ प्रूव होती है कि जो ट्रेडिशनल मीडिया जिसे हम कहते हैं, जो सो कॉल्ड ट्रेडिशनल मीडिया है, उसके जो मानक बनाए हुए हैं, स्थापित किए गए हैं, चाहे वो फैक्ट चेकिंग के हों, चाहे वो सोर्स चेकिंग के हों, चाहे वो किस तरीके से खबर को ट्रीट करना है, किस तरीके से खबर की पुष्टि करनी है, उससे रिलेटेड हों, उसकी जो विश्वसनीयता है, क्रेडिबिलिटी है, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकती है। ये हमें कोरोना काल में भी देखने को मिला। शायद ऐसा
पूरे, मुझे तो नहीं याद आता कि इससे पहले पिछले 400 साल के इतिहास के अंदर कब हुआ कि लगभग 100 दिन के लिए अखबार ही नहीं छपे, अखबारों का छपना ही बंद हो गया। और उसके बावजूद जब पूरी दुनिया में एक तरीके की वैश्विक महामारी थी, एक अनसर्टेनिटी थी, लोगों को पता नहीं था कि किस इंफॉर्मेशन को बिलीव करें, किस इंफॉर्मेशन पे जाएं, किस न्यूज़ को बिलीव करें, ऐसे हालात में लोगों की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी वापस ट्रेडिशनल मीडिया पे आई और उन्होंने वही पढ़ना और समझना शुरू किया जो कि ट्रेडिशनल मीडिया ने बताया, और ना कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ और फेसबुक यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा जो ज्ञान अर्जित हो रहा था वो किया। देखिए, टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल है और टेक्नोलॉजी एक इनेबलर है। टेक्नोलॉजी हमारे को नए तरीके से कंटेंट लोगों तक पहुंचाने का काम करती है। मैं एक उदाहरण देता हूं, क्योंकि हम काफ़ी लोग यहाँ अखबार से हैं। जब हम पहले अखबार पढ़ा करते हैं तो हम अखबार खोलते हैं और ह्यूमन ब्रेन इज़ कन्फिगर टू रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो हम पहले लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, हम हेडलाइन पढ़ते हैं, हम बायलाइन पढ़ते हैं, उसके बाद हम अपना माइंड मेकअप करते हैं कि हम खबर पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते, और अगर खबर पढ़ लेते हैं तो उसके बाद माइंड मेकअप करते हैं कि हम खबर से सहमत हैं कि असहमत हैं। आज डिजिटल का ज़माना नहीं है, आज एआई का ज़माना है, और एआई के ज़माने में सबसे बड़ी त्रुटि जो है वो ये है कि आपको उस चीज़ से वंचित किया जा रहा है। क्योंकि आप पहले जब पढ़ेंगे तो आप वो स्टोरीज भी पढ़ेंगे जिससे आप अग्री करें या डिसएग्री करें, और अपने आप भी अपना माइंड मेकअप करेंगे कि मैं डिसएग्री करता हूं, मैं नहीं मानता हूं इस स्टोरी में क्या लिखा है। लेकिन एआई के ज़माने में जिस तरीके का कंटेंट आप पढ़ रहे हैं वही कंटेंट आपके ऊपर बार बार लगातार डाला जाएगा। इसका मतलब है कि आपको उस ऑप्शन से रॉब किया जा रहा है, वो ऑप्शन आपके यहाँ में से हटाई जा रही है। तो जो सबसे बड़ा थ्रेट है, मैं अभी हफ्ते भर पहले बॉस्टन MIT में एक टॉक के लिए गया था, जहाँ पर टॉक का कॉन्वर्सेशन म्यूट पॉइंट था कि व्हाट हैपन्स व्हेन क्वांटम कंप्यूटिंग मीट्स मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और मीडिया से रिलेटेड टॉपिक था कि हाउ मीडिया को इसका इम्पैक्ट कैसे होगा। कि आप सोचिए कि जो बिलियंस एंड ट्रिलियंस डेटा पॉइंट्स हैं जो आपके मोबाइल फ़ोन द्वारा और जो जितनी भी टेक्निकल इंटीग्रेटेड स्मार्ट डिवाइसेस हैं उन द्वारा जो डेटा कलेक्ट होता है, जब वो क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ कंबाइन होता है मशीन लर्निंग के साथ, तो उसका फ्यूचर क्या होगा। उसी का एक उदाहरण है चैट जीपीटी। आज आप चैट जीपीटी में एक लाइन डालिए और आपका आर्टिकल निकल के आ जाता है। तो मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ। मैं इसी इंडस्ट्री से आता हूँ, मैं दिक्कतें समस्याएं भी समझता हूँ, लेकिन जो सबसे बड़ा थ्रेट जर्नलिस्ट को और जर्नलिज्म को हो रहा है आने वाले समय में, वो थ्रेट आपको ऐसी व्यवस्था परिवर्तन से है, ना कि व्यक्ति विशेष या इंडिविजुअल चीज़ों से। और उसका एक ही तरीका है कि हम अपने आप को, अपने स्किल सेट को अपस्किल कर सकें ताकि हम उसका फ़ायदा उठा सकें। देखिए, जब अखबार आए, रेडियो आया, टेलीविज़न आया, तो सब में एक त्रुटि थी उस बिजनेस मॉडल के अंदर। एक था कंटेंट, एक थी रीच। कंटेंट बनाना आपका काम था, कंटेंट आप बनाते थे, बनाते हैं और अच्छा कंटेंट बनाते हैं। लेकिन अगर वो कंटेंट पहुंचे नहीं लोगों तक तो वो कंटेंट का जो ऑब्जेक्टिव वो पूरा नहीं होगा। कार्तिकेय शर्मा जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के श्रीनिवास रेड्डी जी, पूर्व में रहे अध्यक्ष सिन्हा साहब, जम्मू साहब, बहुत ही आदरणीय नरेश कौशल जी, सतनाम सिंह मानिक जी, आपके अध्यक्ष राम सिंह बराड़ जी, बलवंत तक्षक जी, सुरेंद्र गोयल जी, सभी सम्मानित पत्रकार छायाकार साथियों, मैं पहले तो बराड़ साहब का, तक्षक जी का आभार प्रकट करूंगा कि उनने इस कार्यक्रम में आज बुलाया, जहां देश के भी और पूरे प्रदेश और चंडीगढ़ रीजन के हमारे पत्रकार जो आज वर्किंग है, जिनने प्रेस और जर्नलिज्म को आगे ले जाने का काम किया, उन सबको यहाँ आमंत्रित किया इस यूनियन के माध्यम से। मैं बधाई देता हूँ और मैं मानता हूँ बहुत अच्छी पहल है कि इस तरह के संगोष्ठी के कार्यक्रम निरंतर आप करते हैं, क्योंकि इसमें
बहुत कुछ आपको एक दूसरे से सीखने को मिलेगा, प्रांतों के प्रति भी, और आने वाले भविष्य में क्या आपके लिए स्वॉट्स होंगे। स्वॉट्स बहुत जरूरी है हर फील्ड के अंदर एनालाइज करने के लिए। स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, ये सारी चीजें जब देखते हैं तो मुझे लगता है जो कलम की पत्रकारिता थी उससे लेके कीबोर्ड की पत्रकारिता तक बहुत बदलाव आया। और मेरे को तो इस 35 साल के मेरे जीवन में इतना बदलाव देखने को मिला है। मैं एक दिन तक्षक जी से पूछ रहा था, जब आप चौधरी देवीलाल जी के साथ पूरा देश घूमे तो बता रहे थे कि हमें फोटो खींचनी पड़ती थी, फिर रील काटनी पड़ती थी, एक डब्बे में डाल के भिजवानी पड़ती थी, और वो भी 1.5 दिन 2 दिन बाद पहुंचती, फिर अगले दिन छपती। इतना बड़ा टास्क उस समय पत्रकारिता का था। और आज उसके विपरीत सबके पास स्मार्टफोन है। 1 मिनट लगता है फोटो खींचो, चाहे वो फेसबुक पे डालना है, एक्स पे डालना है, अपने अखबार के, न्यूज चैनल के वेब पोर्टल पे डालना है। सुविधा आ गई, तकनीक आ गई, मगर एक चैलेंज भी आ गया है कि कौन पहले। और उस कौन पहले के चैलेंज में कई बार जो एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म है उसको भी हम भूल जाते हैं कि ब्रेकिंग शब्द जब से लग गया है, वो ब्रेक करने के लिए क्या लिख रहे हैं, कैसा लिख रहे हैं, किस क्वालिटी का लिख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है एक पत्रकार के लिए कि वो उसका बैलेंस जरूर बना कर रखे। क्योंकि निरंतर हमने भी अखबारों में देखा है, 1 दिन 2 दिन बाद न्यूज आती है कि हम खेद प्रकट करते हैं, ये गलत छपा, मगर किसी ना किसी के जीवन में वो एक शब्दावली का जो असर पड़ता है, वो इम्पैक्ट पड़ता है, वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। उसी तरीके से जैसे बात चल रही थी, कौशल साहब ने बताया कि अपने पुराने जीवन की एक स्टोरी मैंने कवर करी और फिर नोटिस आया और आया। आज एक नया ट्रेंड भी शुरू हो चुका कि हम स्टोरीज को मोल्ड भी करने लगे। वो भी बहुत रिस्की है। और मुझे लगता है कि जो आपकी हरियाणा चंडीगढ़ वाली यूनियन है या राष्ट्रीय यूनियन है, इस चीज पे भी आपको जरूर विचार करना पड़ेगा। पीछे कई इंसिडेंट्स ऐसे हुए जहां पर निरंतर देखा गया कि सिर्फ कवरेज या प्रायोरिटी या नंबर 1 बनने के लिए चीजें दर्शाई गई, दिखाई गई, ब्रेकिंग करी गई, मगर अंत में आकर उसका जो रिजल्ट था वो बिल्कुल ऑपोजिट आया। और मुझे लगता है अब कोर्ट्स ने भी मीडिया ट्रायल्स के ऊपर संज्ञान लेना शुरू किया है कि किस तरह से कदमों को मोल्ड किया जाता है और फिर रिजल्ट विपरीत आते हैं। तो मुझे लगता है इसको भी आप सबको मिलकर डील करना चाहिए कि हम जो जर्नलिज्म के एथिक्स हैं उसको अच्छी तरीके से मेंटेन कर आगे बढ़ाने का काम करें। मेरे लिए तो सौभाग्य है, अधिकतम स्टेज पे जितने वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं सबने आज चौथी पीढ़ी है चौधरी देवीलाल जी की, जहां इनने कहीं ना कहीं उसको कवर किया है, लिखा है, उसको मॉनिटर किया है, मुलाकात हुई। और मैं तो मानता हूं कि मेरे को निरंतर जब जब मौका मिलता है, चाहे वो नेशनल लेवल पर लोगों ने चौधरी देवीलाल जी के साथ काम किया हो, चाहे जो हमारे डेली अखबार वाले साथी हैं जो रीजनल लेवल पर कवर करते हैं या सिटी लेवल पर करते हैं, इनसे अवसर मिले हैं पूछने के लिए। मेरे को लगता है चाहे यादराम जी हो, सोना, चौधरी देवीलाल जी गए, रुके, सबसे पहले मेरे ख्याल से इनकी कलमों से वो स्टोरियाँ आई। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें फील्ड से सीखने को भी मिलती है कि चौधरी देवीलाल जी का जीवन कैसा था। और मैं ये मानता हूँ कि उससे हमें भी अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका मिलता है।
एक किस्सा मानिक साहब ने वाल साहब वाला बताया, जेल वाला, मैं उसको थोड़ा सा और आगे लेके जाऊं कि अभी पिछले दिनों मेरे को चंद्रबाबू नायडू जी के बेटे मिले, लोकेश जी, और चंद्रबाबू नायडू जी को आज जेल में रखा गया है और एक ऐसी चीज में जिसकी इन्वेस्टिगेशन अभी ऑन गोइंग है। तो जब वो फैक्ट्स बता रहे थे, दर्शा रहे थे, तो ऐसा ही किस्सा उनने मेरे को बताया कि व्हेन माय फादर वाज सीएम ही बिल्ट अ जेल, टुडे ही इज इनसाइड। तो मैं ये बोलता हूँ कि मैं जेल विभाग नहीं लूंगा, ना जेल बनाऊंगा, क्योंकि आज के दिन पॉलिटिकल राइवलरीज और जिस तरह के हालात लग रहे हैं, मुझे लगता है आप बड़ा किस्सा कितने अरसे का होगा और आज एक किस्सा आ गया और माने वाले भविष्य में कितने ऐसे किस्से आपको लिखने को मिलेंगे, हमें सुनने को मिलेंगे, तो भगवान जानता है। मगर ऑन द लाइटर नोट मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि आने वाला भविष्य आपके लिए बहुत चैलेंजेबल है। जैसे अभी कार्तिकेय जी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और धीरे धीरे हम देख रहे, एक दिन कई अधिकारी बैठे थे और बैठे बैठे मैं और सीएम साहब चर्चा कर रहे थे चैट जीपीटी, और हमने एक बार वैसे ही एक अधिकारी को कहा कि एक पत्र लिखिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम जिसका विषय ये होना चाहिए। उस अधिकारी ने 3 लाइन लिखी और 2 पेज का एक पेपर प्रिंट आउट करके हमारे हाथ में ले दिया, और वहाँ सीनियर लेवल के जो एसीएस रैंक के ऑफिसर्स थे, हमने 2 को कॉपी दी और कहा गलती ढूंढो, तो ये जवाब आया जी हमारे से अच्छी ड्राफ्टिंग। तो मुझे लगता है आप लोगों के लिए भी ये चैलेंज रहेगा कि ये ऑटोमेटेड ड्राफ्टिंग्स आ जाएंगी, ऑटोमेटेड आर्टिकल्स आ जाएंगे, मगर जो क्रक्स था, जो एक अपनापन था, एक सोच थी, एक पत्रकार का विजन एक खबर में डलता था, वो मिसिंग हो जाए। उसको मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। और कई बार देखने को मिला है कि रिसेंट न्यूज आर्टिकल्स जो आते हैं वो एक स्टैटिक न्यूज के तौर पे छपते हैं। जैसे हमारे ऑफिस से अगर दीप कमल, धर्मपाल कोई एक न्यूज भेजता है, मुझे लगता है कि बहुत रेयरली ये होगा कि उसमें 2 लाइनें ऊपर नीचे करी गई होंगी, या छोटा मोटा काटा पीटी करी होगी, या नई शब्दावली का इस्तेमाल। सबसे जरूरी है, मुझे लगता है, हम भाषण देते हैं और करते हैं, अपनापन, एक जो टच है वो हम पत्रकारिता में मिस होता देख रहे हैं, और उसको लाना सर्वाइवल के तौर पर बहुत जरूरी है। क्योंकि आप लोगों की कलम, आप लोगों के शब्दों का इस्तेमाल, मुझे लगता है एक रीडर के दिमाग पर बहुत बड़ा मैसेज छोड़ता है, और वो जरूरी है कि हम आने वाले भविष्य की जनरेशन को ट्रांसफर करके जाए। जैसे अभी रेड्डी जी बोल रहे थे साउथ की बात की, किस तरह वो सीमेंट फैक्ट्री के अंदर पत्रकार ने स्टोरी लिखी और उसका मर्डर हो गया। मुझे लगता है नॉर्थर्न इंडिया इज स्टिल ऑन द सेफर साइड, वी डोंट सी दीज इंसिडेंट्स। आई हैव इन माय last 10 years of active political career seen 1 or 2 incidents I think in Haryana और सिमिलर। एक हमारे शायद वो राजेश क्रांति जी थे, उन पे अटैक हुआ था, और एक दादरी के पत्रकार थे जिन पे आपके ओवरलोडिंग के वालों ने ट्रक चढ़ाया था। मगर ऐसे इंसिडेंट्स हमारे यहाँ नहीं देखने को मिलते, मगर आपके वहाँ ये इंसिडेंट्स इसलिए भी हैं बिकॉज पत्रकारिता बोल्ड है। पत्रकारिता के अंदर वहाँ कदम उठाने वाला ये नहीं डरता कि कल मेरा अखबार बंद हो जाएगा, मेरी एक्रेडिटेशन चली जाएगी। वहाँ का व्यक्ति फिर भी ये सोचकर चलता है कि खबर है, खबर में सच्चाई है, उस सच्चाई को आम जनता तक पहुँचाने के लिए मुझे लिखना है, और वो लिखकर था। शायद कौशल साहब ने जो बात कही कि फिर सीनियर थाने में नहीं जाएगा साहब, ये डर है, या फिर हमारे बीच में से चले गए आपके हिंदुस्तान टाइम्स के साथी वो विनायक जी, वो जो कह रहे थे कि वो एडवर्टाइजमेंट वाला जो डर है। मैं मानता हूँ कि पत्रकारिता को शायद हम डे टू डे लाइफ के अंदर एडवर्टाइजमेंट, गवर्नमेंट, इसके अंदर जोड़कर बहुत रख चुके हैं।
थोड़ा सा इससे ऊपर भी उठना पड़ेगा। देयर हैज टू बी अ ट्रांसपेरेंसी विच इज रिक्वायर्ड, और मुझे लगता है कि अगर हम दे पाएंगे तभी जाके। अब मुझे मास्टर्स करने का मौका मिला मास जर्नलिज्म के अंदर, और मास कम्युनिकेशन का जब मैं कोर्स पढ़ रहा था तो ये सारे किस्से किस तरह अखबार शुरू हुआ, कैसे कैसे उसमें डेवलपमेंट आई, रेडियो हो, टेलीविज़न हो, इनकी इंटरनेशनल यूनियंस बनी, कॉन्क्लेव्स हुई, कैसे कैसे उसमें बदलाव आए, ये सारा तो हिस्टोरिकल डाटा है। मगर आने वाला भविष्य क्या है? जब मैं डॉक्टरेट का सब्जेक्ट चुन रहा था मास कम्युनिकेशन के अंदर, मेरे से पूछा तो पहले मैंने मेरे गाइड को कहा, मैंने कहा मेरी पीएचडी करनी है मीडिया लॉ पे, क्योंकि मैंने एलएलएम भी करी हुई है और मास कम्युनिकेशन भी करी हुई है। तो मैंने कहा जॉइंटली मेरे लिए इजी सब्जेक्ट होगा कि मीडिया लॉ के ऊपर पढ़ाई करता हूँ, क्योंकि पॉलिटिशियन को तो दो ही लोगों से खतरा है, वकील से और पत्रकार से। मगर दोनों के बारे में सीख जाऊंगा तो सुखी रहूंगा आगे चलने। मगर उनका सुझाव था, तो फिर मेरे गाइड का सुझाव था, कहते कि आने वाले भविष्य पे काम करो। और मैं कहा आने वाले भविष्य पे क्या करूं? तो जो टॉपिक आप सब ने इनडायरेक्टली छुआ, उन्हें कहा कि आप पॉलिटिशियन और आप इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर चर्चा करो। और जब मैं इस सब्जेक्ट के बारे में सोचने लगा तो सच्ची मुझे याद है 2010 में मैंने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का फेसबुक अकाउंट खोला, और जब मेरे को डॉक्टर साहब ने पूछा कि इससे क्या हो जाएगा, मैंने कहा कि आपकी जो खबर राम सिंह जी अखबारों में भेजते हैं वो मैं इस पर भी डालना शुरू कर दूँ। और हमने धीरे 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 सोशल मीडिया पे पार्टी की एक्टिविटी डालनी शुरू करी। मैं अमेरिका से आया हुआ था और ये इम्पैक्ट देखना शुरू किया। और मैं मानता हूँ कि 2014 के चुनाव के अंदर नेशनल इलेक्शंस में जो रोल सोशल मीडिया ने प्ले किया, मुझे लगता है कि इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी, प्रिंट मीडिया भी वो रोल प्ले नहीं कर। 19 के अंदर ये और ज्यादा होगी, और मुझे नहीं पता कि 24 में क्या होगा या 29 में क्या होगा, मगर इसका इम्पैक्ट जो फ्यूचर पॉलिटिक्स पे है वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और मुझे लगता है इसमें आपकी एक्टिविटी भी जो है सबकी, उसकी भी महत्वपूर्णता बढ़ेगी। मगर उसको क्वालिटेटिव मेजरमेंट करनी बहुत जरूरी है कि हम उसको कैसे क्वालिटी उसकी बना कर रखेंगे। मैं अभी भाटिया जी ऊपर आए, जब मैं कह रहा था, मैं कही हमारा अखबार है सिरसा का कार्तिकेय जी को, जो अगले दिन की खबर पिछले दिन संध्या में पढ़ा देता है। वो बहुत इंटरेक्टिव चीज है। हमारी स्टेट में 3-4 शहर ही है जिसमें मल्टीपल इवनिंग न्यूज़पेपर आते हैं। मैं सांसद बन के गया, ऊपर जी शायद उस समय हिसार के प्रधान थे यूनियन के, और ये मेरे को अपने ऑफिस में ले गए और ले जाते ही दिखाया, कहते हमारे पास तो कुछ व्यवस्था नहीं। और मैंने फिर इनको, मेरे 5 लाख की ग्रांट थी तो सबसे पहले देने का काम किया था कि आप अपना प्रेस क्लब इम्प्रूव तो करो, अपनी प्रेस की बैठने की व्यवस्था तो बनाओ। मैं सिरसा गया, सिरसा का हमारा प्रेस क्लब था, उसकी हमने व्यवस्था बनाई, और उस व्यवस्था के अंदर मेरे ख्याल से आज वहाँ कंप्यूटर्स भी है, वहाँ इंटरनेट भी है, बैठने की व्यवस्था भी है। और मैं तो चाहूँगा धीरे 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 जहाँ जहाँ आपके यूनियन के लोग हैं वहाँ एक जगह, कई जगह मैंने देखा है किराए पे भी ले रखी है, कई जगह रोहतक में मैं पिछले दिनों जाके आया, वहाँ किराए पे उनने एक रूम ले रखा है जहाँ 4 टीवी लगा रखे, अखबार आते हैं। क्योंकि आप लोग भी अब इकट्ठा बैठना कम करिए। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में तो आप लोग सारे इकट्ठे बैठ जाते हो, मुझे लगता है कि ये जो वर्ग है इसका दिन में चाहे आधा घंटा एक कमरे में बैठना हो जाए तो आपको कितने अलग अलग तरह की स्टोरीज और व्यू पॉइंट्स एक कलेक्टिव रूम में मिल जाते हैं। और ये बहुत जरूरी है। हम तो प्रयास कर ही रहे हैं, डीपीआई डिपार्टमेंट की तरफ से निरंतर हमारे जो जिले लेवल पर आपकी यूनियन है उनको सहयोग भी मिलता रहता है। पिछले दिनों मेरे पास बराड़ साहब जब इनविटेशन देने आए तो बातों बातों में मैंने कहा आज तो शायद आप वाला एजेंडा भी आ सकता है, 10 से 11 हज़ार हो जाए। तो इन्हें बताया कि पंजाब में 12.5 है,
और राजस्थान में उससे थोड़ी ज़्यादा है। तो मैंने कहा फिर कहते हमारी उतनी हो जाएगी तो मुझे लगता है पत्रकारों में होगा। और कैबिनेट ने कलेक्टिव 1 मिनट में हाँ भरी और आपकी जो पेंशन थी 10,000 से 15,000, 4-5 इश्यूज और मेरे संज्ञान में आए हैं आज। इनको भी हम कलेक्टिव तौर पर डिस्कस कर इनके ऊपर भी, और ये जो हेल्थ कार्ड वाला है इसको तो हम प्रायोरिटी पे मैं भी टेकअप करूँगा। मेरे संज्ञान में नहीं था कि जहाँ बात रेलवेज वाली थी मैं भी अश्विनी वैष्णव जी से करूँगा। कार्तिकेय जी हमारे राज्यसभा में बैठे ही हैं। और टोल वाली बात थी, मैं खुशी के साथ कह सकता हूँ हरियाणा सरकार आप पे कोई टोल नहीं लगाती, केंद्र सरकार लगाती है। और केंद्र के अंदर इसमें सहमति देनी मेरे लेवल का काम नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा पंडोरा बॉक्स है कि एक के लिए खोल दिया तो फिर जितनी यूनियन है, लेबर यूनियन हो और यूनियन हो, ये सारी सरकार के पीछे पड़ जाएगी, क्योंकि उनको दे दिया हमें क्यों नहीं। मगर ये इशू है, मैं तो चाहूँगा कार्तिकेय जी कभी 0 आवर में मौका मिले एटलीस्ट एज अ जर्नलिस्ट आपकी बात को हाउस में जरूर उठाए और ये बात रखे। दूसरा क्योंकि मैंने हमेशा प्रयास किया है कि जितनी हमारी ये यूनियन है, जितने हमारे ऐसे संस्थान हैं, उनको आगे बढ़ाने में भी हम थोड़ा बहुत सरकार की तरफ से सहयोग देते रहे। और मैं मेरी डिस्क्रिप्शन की जो ग्रांट है उससे 11 लाख रुपए आपकी मैं तो कार्तिकेय जी ने अनाउंस नहीं किया, मैं तो चाहूँगा पत्रकारिता छोड़ के कार्तिकेय जी 5 लाख रुपए निधि कोष से दे रहे। मैं तो चाहूँगा कि इससे आप कुछ ऐसा चंडीगढ़ या पंचकुला में बनाए, कोई मीडिया सेंटर कोई बनाए ऐसा कि जिससे एटलीस्ट ये जो आज इस कमरे में पत्रकार साथी बैठे हैं उनके पास एक ठिकाना हो जाए कि वो जब भी पंचकुला आए तो यहाँ उनको ये जगह मिले। दूसरी चीज जहाँ आपने बात कही हाउसिंग की, ये मेरी पीछे भी सीएम साहब से डिस्कशन होगी। हमने HSVP में 20 ऐसे प्लॉट्स डेजिग्नेट कर दिए हैं जो अब आने वाले दिनों के अंदर हम अलॉट करेंगे अलग अलग वर्गों को, वकीलों को भी, पत्रकारों को भी, जजेस को भी, अधिकारियों को भी। तो उसके लिए जल्द एडवर्टाइजमेंट HSVP निकाल देगा कि आपके पास चंडीगढ़ के पंचकुला के अंदर हाउसिंग की, एक ग्रुप हाउसिंग की व्यवस्था हो जाए। और आज क्योंकि ये टॉपिक और एडिशनली आया है और पूरे हरियाणा के यहाँ पत्रकार साथी हैं, मैं ये और चेक करवा देता हूँ कि हम अगर इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कर पाए तो और अच्छा है। ग्रुप हाउसिंग के माध्यम से परमानेंट रिहायशी ठिकाना सभी पत्रकार साथियों का हो जाएगा। दोबारा आप सबका मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ।